नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारतीय सरकार यूके यानी ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ मिलकर उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रही है जो एक एविएशन वकील ने उठाए हैं। ये मामला 12 जून को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया की विमान दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। कुछ पीड़ित परिवारों को गलत तरीके से पहचानी गई लाशें सौंपी गईं और एक मामले में तो एक ही ताबूत में एक से ज्यादा लोगों के अवशेष रखे गए थे। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मृतक के रिश्तेदारों को उस समय अपना अंतिम संस्कार रोकना पड़ा जब उन्हें पता चला कि जिस शव को उन्होंने ताबूत में रखा समझा था वो किसी और का है। एक और मामले में एक ही ताबूत में 2 या उससे ज्यादा लोगों के अवशेष रखे गए थे, जिससे फिर से अलग कर अंतिम संस्कार किया गया। अब इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, इस दुखद विमान दुर्घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने तय प्रक्रिया और तकनीकी नियमों के अनुसार मृतकों की पहचान की थी। सभी अवशेषों को पूरी पेशेवर प्रक्रिया और मृतकों के गरिमा का ध्यान रखते हुए संभाला गया था। हम यूके के अधिकारियों के साथ मिलकर इस मुद्दे से जुड़ी किसी भी चिंता को दूर करने पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को उनके एक विवादित बयान के लिए हटाने की मांग की गई है। ये याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि विजय शाह ने भारतीय सेना के अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में गलत बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि कर्नल सोफिया उस आतंकी की बहन है जिसने पहलगाम में हमला किया था। जय ठाकुर का कहना है कि इस तरह का बयान देश में अलगाव की भावना फैलाता है और मुसलमानों को शक की नजर से देखने को बढ़ावा देता है। इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मंत्री ने संविधान की शपथ का उल्लंघन किया है जिसमें देश की एकता बनाए रखने की बात होती है। इससे पहले 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रोक दिया था और कहा था वो खुद इस मामले की जांच करेगा। भारत 5 साल बाद चीनी पर्यटकों को वीजा देगा। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि वीजा देने की शुरुआत गुरुवार यानी 24 जुलाई से होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत 24 जुलाई से चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा शुरू कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उन्होंने मांगे नहीं पूरी होने की सूरत में नीतीश कुमार को उनके आवास एक अन्य मार्ग को घेर लेने की बात कही। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक सैकड़ों समर्थकों के साथ बिहार विधानसभा का घेराव करने निकले। जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता जैसे ही घटना के चितकोहरा गोलंबर के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दोनों ओर से धक्का मुक्की हुई। जन स्वराज का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई लोग घायल हो गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तो जंग की शुरुआत है, इनका जीना हराम कर देंगे। अभी 3 महीने बाकी हैं। इनको पता नहीं है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, इन भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छुप नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का क्या है, जो ऊपर बैठे हैं उनके अनुसार काम करती है। पुलिस अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। पुलिस ने रोक दिए हैं, रुके हुए हैं, लोकतंत्र है, जब मन होगा उठकर चल देंगे। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की खबर से सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई और अब हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। अब चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इस बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लेकर काफी सक्रिय दिख रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस एक साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है जिससे सरकार को कड़ी टक्कर दी जा सके। इंडिया टुडे से बातचीत में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, यह सिर्फ एक औपचारिक चुनाव नहीं है बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बीच वो इंडिया गठबंधन के बाहर की समान सोच रखने वाली पार्टियों से भी बातचीत कर रही है। भारत के चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसे ही ये तैयारियां पूरी होंगी, चुनाव की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि उसे गृह मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई को एक राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन मिला है जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दर्ज है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा।
उन्होंने आरोप लगाया कि धनखड़ को महाभियोग की धमकी देकर इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया और ये सब एक राजनीतिक रणनीति के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि धनखड़ से कहा गया कि उस दिन रात 9 बजे से पहले इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों द्वारा दबाव बनाने की एक रणनीति थी। बनर्जी ने यह भी दावा किया कि देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अगला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार धनखड़ के इस्तीफे के पीछे हालिया कारण जस्टिस वर्मा के महाभियोग के मुद्दे पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री के साथ फोन पर हुई बहस बताया गया है। इस रिपोर्ट में धनखड़ के इस्तीफे की आखिरी वजह सोमवार शाम एक वरिष्ठ मंत्री के साथ उनकी फोन पर हुई बहस थी। इसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ 65 से अधिक विपक्षी सांसदों की तरफ से पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने के फैसले पर सवाल उठा गया। बताया जा रहा है कि सरकार इस कदम से अनजान थी। वहीं धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपनी संवैधानिक शक्तियों का हवाला देते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद पीएम के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में वरिष्ठ मंत्री बैठे, फिर चीफ व्हिप के जरिए सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में पहुंचे। 10-10 सांसदों का ग्रुप बनाया गया। सभी ग्रुप राजनाथ सिंह के कमरे में गए। वहां एक प्रस्ताव तैयार था जिस पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। इसी तरह सहयोगी दलों के सांसदों को भी बुलाया गया और उनके हस्ताक्षर लिए गए। सभी को निर्देश दिया गया कि वो इस बारे में मीडिया से बात न करें। उन्हें यह भी कहा गया कि अगले 4 दिनों तक वो दिल्ली में ही रहें। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद जगदीप धनखड़ से बातचीत की गई। फिर धनखड़ ने इस्तीफा देने का फैसला किया। रात को वरिष्ठ मंत्रियों ने अलग अलग ग्रुप में सांसदों को बुलाया। उन्हें बताया गया कि किस किस मौके पर धनखड़ ने सीमा लांघी। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 29 जुलाई को चर्चा होगी, जिसमें लोकसभा के लिए 16 घंटे और राज्यसभा के लिए 9 घंटे का समय निर्धारित है। इस संबंध में बुधवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद समय पर अंतिम निर्णय लिया गया। विपक्ष पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों में बार बार नारेबाजी और स्थगन हो रहा है। लेकिन बिहार एसआईआर पर चर्चा को लेकर सरकार की हठधर्मी कायम है। विपक्ष ने बुधवार को तीसरे दिन ये मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के दावे के बीच सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक तरफ आप कहते हैं कि हम विजयी हुए हैं, दूसरी तरफ ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया है। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से उनके संसद भवन कार्यालय में मुलाकात की। ये बैठक धनखड़ के इस्तीफे और संसद में ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की पृष्ठभूमि में हुआ है। कहा जा रहा है कि राहुल के बयान के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से जाकर संसद में उनके ऑफिस में मुलाकात की। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का संकेत दिया गया, लेकिन बिहार एसआईआर पर सरकार की चुप्पी कायम है। वहीं पीएम मोदी आज से मालदीव और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर रवाना हो गए। राहुल गांधी ने बुधवार को सभी राज्यों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर कमियों का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बात सिर्फ उन 52 लाख लोगों की नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र में भी धोखाधड़ी की है। हमने चुनाव आयोग से मतदाता सूची दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमने उनसे वीडियोग्राफी दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने वीडियोग्राफी के नियम बदल दिए। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े। कर्नाटक में हमने एक बड़ी चोरी पकड़ी है। मैं चुनाव आयोग को दिखाऊंगा कि चोरी कैसे की जाती है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि हम उनके खेल से वाकिफ हैं। अब वो वोटर्स के नाम हटा रहे हैं और एक नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यह पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी मोदी सरकार सदन को चलने नहीं दे रही है। बिहार में 52 लाख लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अगर ये वोट काट दिए जाएंगे तो देश में प्रजातंत्र के क्या मायने बचेंगे। उन्होंने कहा कि 52 लाख लोगों का वोट काटना, क्या ये प्रजातंत्र को खत्म करने की साजिश नहीं है? क्या ये बाबा साहेब आम्बेडकर, नेहरू जी, सरदार पटेल जी द्वारा निर्मित संविधान के विरुद्ध नहीं है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है।
चुनाव आयोग जिस तरह से वोट काट कर बीजेपी को जितवाने की कोशिश कर रहा है, हम उस पर रोक लगाना चाहते हैं। पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के लिए आज रवाना हो गए। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। हालांकि भारत में मॉनसून सत्र चल रहा है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि भाइयों और बहनों, ये मोदी की एग्जिट रणनीति है। कांग्रेस ने कहा कि सवालों से डरकर मोदी भाग गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर मोदी को घेरा है। अब संसद में भी इस बात पर तंज कसा जा सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुरुवार 24 जुलाई को लंदन में साइन किया जाएगा। इस समझौते से भारत को अपने लेबर आधारित उत्पाद जैसे चमड़ा, जूते, चप्पल और कपड़े कम टैक्स पर ब्रिटेन भेजने की सुविधा मिलेगी। वहीं भारत में ब्रिटेन से आने वाली चीजें जैसे विस्की और कारें सस्ती हो जाएंगी। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक दोगुना कर 120 अरब डॉलर तक ले जाना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.